मॉर्निंग क्लास। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा है? द एलिमेंट विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। एलिमेंट जहाँ पे डी ऑर्बिटल्स फिल होना शुरू होते हैं, और वो डी ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए? पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, इसके सराउंडिंग हमने शेल बनाए। ठीक है, अगर ये हमारा आउटर शेल है जिसको हम n बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? n-1, जिसको हम बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं, उसके बाद 3d में भरते हैं। ठीक है, तो इस शेल को बोलते हैं, इनर शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और आउटर शेल को बोलते हैं, और आउटर शेल को हम आउटर शेल बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है इन द पीरियोडिक टेबल दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ओके, एंड देयर प्रॉपर्टी represent a change from electropositive s block element to electronegative p block element। और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो s block electropositive element से चेंज होकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, और यहाँ पे 8th बी में 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर 1st बी और 2nd बी। इसके बाद यहाँ पे आपके 6 ग्रुप्स होते हैं जो आपके पी ब्लॉक होते हैं, और यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं जिसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एस और पी के बीच रखे गए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म और इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट वो या डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जिनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? पार्शियली फील्ड होते हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट D1 से लेके D9 तक फिल होते हैं। अब ये आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज। 4 सीरीज में इसको डी ब्लॉक को डिवाइड किया गया है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। फर्स्ट सीरीज़ जो होती है उसको हम 3D सीरीज़ बोलते हैं, 2nd सीरीज़ जो होती है उसको हम 4D सीरीज़ बोलते हैं, 3rd सीरीज़ को हम 5D सीरीज़ बोलते हैं, और 4th सीरीज़ को हम 6D सीरीज़ बोलते हैं। क्लियर? ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन 8 सब ग्रुप। इन सभी एलिमेंट्स को 8 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कहाँ पे है? 8 सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3rd A, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, 8th B, 1st B and 2nd B। ओके, these groups are called 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th groups। एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप 2nd B में क्या रखा गया? जैसे आपका ये 2nd B है, ठीक है, इस 2nd B में आपका रखा गया जिंक, कैडमियम और मरकरी are not included in transition element as they do not have partially filled d subshell in their elementary state। मतलब ये जो आपके जिंक हो गए, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गए, इनको ट्रांजिशन, ये डी ब्लॉक में तो रखे गए हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर कहलाएंगे, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इनका जो डी सबशेल होता है ये फुल्ली फील्ड होता है, कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल
नहीं है। बाकी और ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये पार्शियली फील्ड होते हैं, मतलब D1 से लेके D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स फुल्ली फील्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन शो करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, फिर आगे इसमें लिखा गया है दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको बताया क्योंकि इनका ये जो होता है ये पार्शियली फील्ड होता है। अब आता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 होता है। ठीक है, अब लास्ट का जो दो देखिए लास्ट में क्या है 3d1 4s2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है एस में कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद डी में भरना शुरू होते हैं। ऐसे टाइटेनियम का 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब D1 था क्योंकि 21 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन S में भर चुके हैं, उसके बाद जो बचा वो D में जाएगा। वेनेडियम का 23 है, तो यहाँ पे S में इलेक्ट्रॉन 2 भर चुके, अब के जो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं वो D में जाएंगे। ऐसे ही क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो था आपका 3d4 फिर 4s2, लेकिन यहाँ पे देखो D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये पार्शियली हाफ फील्ड हो जाएंगे। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए ये क्या करते हैं इस एस से एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये D4 ना हो करके क्या हो जाता है D5 और हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर 3d5 और 4s1 हो जाता है। मैग्नीज में भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन S में चले जाते हैं, जब S कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो D में जाते हैं। आयरन में भी सेम वही चीज़ है, पहले S में इलेक्ट्रॉन 2 गए, लास्ट के जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे वो D में गए। कोबाल्ट का लास्ट का इलेक्ट्रॉन D7 में गया, D में गया और 7 इलेक्ट्रॉन थे। निकिल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि D ऑर्बिटल में गए। ऐसे ही कॉपर का D9 होना चाहिए था। D9 देखो फुल्ली फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए वो S से एक इलेक्ट्रॉन लेके D10 में कन्वर्ट हो जाता है और इसका न्यू कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s1 हो जाता है, जिनका ऑटोमेटिकली 3d10 और 4s2 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं फिर 3d में जाते हैं। तो पहले 4s कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 में जाते हैं, D में जाते हैं। अब देखो D इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे D में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। 5 5 6 7 8 10 10। यहाँ पे ये जो जिंक होता है इसको हम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इनके दोनों ही ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड कंप्लीट है, इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। देखो क्रोमियम जो होता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d4 और 4s2 होना चाहिए था। अब 3d4 है तो d ऑर्बिटल में, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे क्रोमियम का है Cr का 24 होता है, इसका जो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d4 4s2 होना चाहिए था। अगर हम d ऑर्बिटल ड्रॉ करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया और s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया। देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, अब यहाँ पे देखो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो अब जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा वो कैसे बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा 3d5 4s1। तो ये हो गया क्रोमियम का केस। ऐसे ही कॉपर का बेटा 29 होता है, लास्ट में 3d9 और 4s2। अब देखो अगर हम ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5।
9 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। अब इसका जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बन के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3d10 4s1। क्लियर। तो क्रोमियम और कॉपर जो होता है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ना दिखा करके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेते हैं। क्रोमियम हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से ले लेता है, और कॉपर फुल फील्ड स्टेबिलिटी पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से ले लेता है, ठीक है। इसमें उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया गया है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देखो बेटा, एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं। जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जैसे हमने स्कैंडियम का निकाला, 21 का निकाला, तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 3d और 4s ड्रॉ करें तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, फिर जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ इसमें भरा जाता है और आगे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से रिमूव होते हैं, फिर यहाँ से रिमूव होते हैं। जबकि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरे गए हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो, इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो निकलना इलेक्ट्रॉन कहाँ से चाहिए था, जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना चाहिए था, यहाँ से, जिसकी एनर्जी कम है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एज 4s ऑर्बिटल आर ऑक्युपाइड फर्स्ट एंड 3d ऑर्बिटल्स लेटर। We may expect that 4s orbital are more stable than 3d, ठीक है। जो 4s ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल है, किससे, 3d से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे गए हैं तो वो अपनी स्टेबिलिटी पार के स्टेबल हो गया है, ठीक है। Hence, the element of first transition series would be expected to form ion by the loss of 3d electron. In fact, ions are formed by the loss of 4s electron first. ठीक है। देखो, जो 4s ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे गए तो वो स्टेबल हो गया। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना चाहिए था, आपका 3d से निकलना चाहिए था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यहाँ से समझिए, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए, फिर 3d में गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर पहले यहाँ 4s में गए तो ये स्टेबल हो गया है और ये अभी आपका अनस्टेबल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो कायदे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहिए, फिर यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलता है, उसके बाद 3d1 से निकलता है। उसका रीज़न क्या है, आइए समझते हैं। This is because period of occupation of electron, the 4s orbital is energetically more stable than 3d orbital. ये बात तो सच है। But once the 3d orbital are occupied by electron, लेकिन जैसे जैसे 3d इलेक्ट्रॉन, देखो 4s ऑर्बिटल मोर स्टेबल है 3d से, लेकिन जैसे जैसे 3d ऑर्बिटल आर ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, दे रिपल द 4s इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। वो क्या करते हैं, 4s ऑर्बिटल को रिपल कर देते हैं। किस में रिपल कर देते हैं, हायर एनर्जी लेवल में। और जैसे ही 4s ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल में रिपल होता है, अब उसकी वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। Thus, when transition metal atom form ion, they lose electron first 4s orbital before the 3d orbital. I think आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाते हैं, उसके बाद 3d में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं, फिर 3d में जाते हैं। लेकिन जब लूज़ करने की बारी आती है तो कायदे में इलेक्ट्रॉन d से लूज़ होना चाहिए, फिर s से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब 4s के बाद जब इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करना शुरू होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, और इस रिपल करके इस ऑर्बिटल्स को हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और अब इलेक्ट्रॉन 3d से ना निकल करके पहले 4s से निकलते हैं। क्लियर? अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम का 21 है। अगर स्कैंडियम 3+ का मतलब होता है स्कैंडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। लूज़ कैसे किया? जैसे स्कैंडियम का 21 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d1 4s2 है। अब अगर हमने स्कैंडियम 3+ लिखा, ठीक है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होंगे। तो अब इसका जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? 3d0 और 4s0। ना तो 4 में कोई इलेक्ट्रॉन है 4s में, ना ही 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो न्यू जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d0 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही टाइटेनियम में अगर हम टाइटेनियम में 4+ कर दें, ठीक है, तो टाइटेनियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d2 4s2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर दो, तो जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d0 आ जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कैसे लूज़ हो रहे हैं? पहले s से निकलते हैं, फिर d से निकलते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को समझाया गया है। स्कैंडियम 3+ मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 0 हो गया। टाइटेनियम 2+ केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब 3d2 हो गया। टाइटेनियम 3+ मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 3d1। ऐसे टाइटेनियम 4+ का मतलब चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d0 हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ। देखिए, टाइटेनियम है, जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d2 4s2। ठीक है। अगर हम टाइटेनियम प्लस की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3d2 4s1। अगर हमने टाइटेनियम 2+ की बात की तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3d2 4s0। अगर हमने टाइटेनियम 3+ की बात की तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3d1। और अगर हमने टाइटेनियम 4+ की बात की तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा हमारा? 3d0। क्लियर? अब उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। टाइटेनियम 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, 4+ का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ। ऐसे ही वेनेडियम 2+ का मतलब क्या हुआ? वेनेडियम में 3d3 होता है, 4s2 होता है। अब s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए तो 3d3 बचा। वेनेडियम 3+ में क्या है? d में से भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दो, और वेनेडियम 4+ में से क्या है? d1 से भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दो। तो ये जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे वैसे ही हम 4s और d से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज़ करते जाते हैं। ठीक है बेटा। अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। Some important properties of D block elements are given below. First property है they are practically all hard, strong, high melting and boiling point. ये क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज ये क्या बनाते हैं? ये आयनिक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड बनाने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे फॉर्म एलॉय विद वन अनदर एंड विद अदर मेटेलिक एलिमेंट। ये बहुत अच्छे से एलॉय फॉर्म करते हैं। जैसे बर्तन वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एलॉय होते हैं।
दे आर ऑल डक्टाइल मेटल्स। डक्टाइल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, और मेटल्स की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अब देखो बेटा, अनपेयर्ड का मतलब समझ लो। जैसे मैंने लिखा स्कैंडियम 21 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा 3d1 4s2। और मैंने यहाँ पे लिखा आयरन 26, तो इसका हो जाएगा 3d6 4s2। और मैंने यहाँ पे लिखा जिंक 30, इसका हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे डी में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 10 है, पूरे के पूरे पेयर्ड हैं। तो ये दोनों आपके पैरामैग्नेटिक होंगे और ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। इसको एक बार और समझ लो कैसे। जैसे हम 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करें, एक पैरामैग्नेटिक, अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6, अभी भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, देखो 6 हो गए, 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। तो क्योंकि डी ब्लॉक होता है स्कैंडियम से लेके टाइटेन आयरन तक, यहाँ देखते हैं एक बार, समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए बेटा, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक में अगर हम डी का वो देखें, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, ये सभी के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कौन सा नेचर शो करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या मैंने बोला था, ये सभी क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। मेनी ऑफ देम आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करने और कैटायन इस पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत अच्छे ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करने के बाद ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लूइड एसिड लिगैंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड NO एक्सेट्रा। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, लिगैंड्स के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब इसके आगे की प्रॉपर्टी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी। अब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।